हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड की। इस कंपनी को हम इस चैनल पे फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं, तो इसको इसके बिजनेस को थोड़ा पहले समझेंगे, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और फिर एक नज़र फाइनेंशियल्स पे भी डालेंगे और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक की। तो अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर है। फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस प्लेयर्स को केटर करती है। और जैसे कि आप जो टूथपेस्ट या बॉडी वॉश या जो हमारे फेस वॉश होते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं आप, उसमें जो अरोमा आता है, जो फ्रेगनेंस आता है, वो इंग्रेडिएंट बेसिकली जेम सप्लाई करता है उन कंपनीज़ को। तो इनका जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी वास्ट है, 260 प्लस इनके क्लाइंट्स है अक्रॉस 18 कंट्रीज़। तो एक एक्सपोर्ट जो बेस्ड एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है जेम्स का। और एक सिंगल प्रोडक्ट से ये डाइवर्सिफाई किया इन्होंने। जो सिंगल प्रोडक्ट था वो मिंट था, और मिंट से ये दूसरी केमिस्ट्री में खुद को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट करता है आज भी, FY25 में भी देखेंगे तो 77% कंट्रीब्यूट किया है रेवेन्यू का मिंट और मिंट के डेरिवेटिव्स। तो ये एक मतलब जो मिंट ऑयल होता है, येलो पेल लिक्विड, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक उसकी एरोमा और उसका कूलिंग सेंस जो होता है, वो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये यूज़ होता है अपने फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में, बेसिकली ओरल केयर में जो टूथपेस्ट और माउथ वॉश होते हैं। और ये फार्मा में इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, और कॉस्मेटिक्स में भी होता है, और होम केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। और ये बेसिकली ज़्यादातर मोस्टली फर्दर प्रोसेस्ड होता है, किया जाता है मेंथॉल में। और जो दूसरे इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो यहाँ पर लिखा है DMO या फिर मेंथोफोरॉन। और इंडिया जो है वो पूरे 1/3 ऑफ टोटल ग्लोबल सप्लाई ऑफ मिंट ऑयल सप्लाई करता है इंडिया ग्लोबली। तो एक बड़ी मार्केट है ये। और जेम्स के लिए तो खासकर ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। और अब ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम पे एज़ कम्पेयर टू मेंथॉल या फिर जो मिंट ऑयल है। तो अब ये जो डाउन स्ट्रीम्स है, जैसे कि अपने कूलिंग एजेंट्स हो गए, उन पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज़ वहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं। और अगर बात करें आगे तो क्लोव ऑयल भी कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। और क्लोव ऑयल की बात करें तो ये मेन एक्टिव कंपाउंड है जो इग्नॉल में यूज़ किया जाता है, फूड फ्लेवरिंग बेसिकली। और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती वो और पर्सनल केयर में भी यूज़ होता है। और यूगेनॉल में बात किया जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, 62% का मार्केट शेयर है वॉल्यूम वाइज। और अगर आगे बात करें क्लोव की, तो जो क्लोव जो यूगेनॉल है वो टी और मीट और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, काफ़ी ज़्यादा इसके जो एप्लीकेशंस है। और इंडिया का जो मार्केट शेयर है ग्लोबली यूगेनॉल में इंडिया का 13% का मार्केट शेयर है। और आप जो भी इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे वो बेसिकली B2B है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्टिकी काइंड ऑफ नेचर के हैं। मतलब आप अगर आपकी एक टूथपेस्ट की कंपनी है और आपने अगर मतलब जेम से आप मिंट के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो बहुत कम ही चांसेस है अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई मिसहैप करते हैं, या आप कोई सप्लाई में आपका इशू आता है, या कोई बड़ा कुछ आप जब तक ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता जब तक वो चेंज नहीं करेंगे। तो ये बहुत स्टिकी काइंड ऑफ बिजनेस है इनका। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अब कंपनी अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, तो ये अब फिनॉल डेरिवेटिव्स में भी एंट्री ले रहे हैं। और फिनॉल डेरिवेटिव्स में बेसिकली कई कंपनीज़ हैं जो फिनॉल डेरिवेटिव्स के भी जो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है। जैसे MEHQ हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, या BHA हो गया। MEHQ में हमको क्लीन साइंस और विनाती ऑर्गेनिक्स पहले से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो कंपनी का कहना है जो हमको यहाँ पर जो कंपटिटिव एज देता है वो है एनिसोल। एनिसोल बेसिकली MEHQ का जो MEHQ जो वो है केमिस्ट्री, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो एनिसोल है। जो बेसिकली कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, और जो वेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने अपने दहेज वाले प्लांट जो अभी नया आ रहा है उसमें लगाई है। तो उससे एनिसोल का जो प्रोडक्शन होगा कंपनी खुद करेगी।
जो बेसिकली कंपनी को एक बहुत कॉम्पिटिटिव एज देता है, जो बेसिकली जो दूसरी जो कंपनीज हैं जो एम ई एच क्यू बना रहे हैं उनके पास ये एज नहीं है। और जो सीट्रल केमिस्ट्री है इसमें भी कंपनी लेने वाली है। बेसिकली इसके जो पायलट ट्रायल्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं और हमको जल्द ही ये कमीशन होता दिखेगा। और कूलिंग एजेंट्स की बात करें तो ये कमीशन हो चुका है WS23 और WS03। जैसा कि हमने पिछले भी स्लाइड में देखा था कि ये वन ऑफ द डाउनस्ट्रीम है अपना मिंट का। तो ये इसके जो फर्स्ट जो ऑडिट्स थे वो हो चुके हैं। और अब 4-5 पायलट बैचेस प्रोडक्शन बैचेस तैयार होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑडिट होगा। वो स्केड्यूल्ड है मार्च या अप्रैल में। उसके बाद हमको एक अच्छे तरीके से रैंप अप देखने को मिल सकता है कूलिंग एजेंट के प्रोडक्शन में। ठीक है। और अगर बात करें इनके ऑपरेशनल यूनिट्स की, तो इनके पास पहले तो दो ही था, सिलवासा जिससे वो मेनली एक्सपोर्ट करते हैं, और बुडाऊं जो यूपी में है वो इनका जो मिंट का फैसिलिटी है। और थर्ड ये अभी रिसेंटली इन्होंने केपेक्स किया है दहेज का प्लांट। और यहाँ पर वो बेसिकली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा फिनॉल डेरिवेटिव्स की और सीट्रल की और जो कूलिंग एजेंट्स है। इवन जो क्लोव है, ये क्लोव को भी शिफ्ट कर रहे हैं दहेज वाले प्लांट में। दहेज वाले प्लांट में नहीं, बेसिकली जो क्रिस्टल है, तो ये जो दहेज का जो प्लांट है इन्होंने एक अलग से उसको सब्सिडरी बनाई है क्रिस्टल नाम से। तो क्लोव को भी वो इसके साथ ही शिफ्ट कर रहे हैं अपने सब्सिडरी में। और जो बेसिकली जो स्टैंड अलोन रहेगा वो फिर सिर्फ मिंट और मिंट का डेरिवेटिव ही रहेगा, और बाकी इनके सब्सिडरी में देखने को मिलेगा दहेज के प्लांट में। और दहेज के अगर प्लांट की बात करें तो ये मतलब बेसिकली 270 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बताया है, जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट केपेक्स है। और इसमें से 250 करोड़ अभी हो चुका है और थोड़ा ही कुछ इसमें केपेक्स बचा हुआ है। और जैसा कि हमने देखा भी कि कूलिंग एजेंट्स है जो उसका कमीशन चालू हो गया है दहेज में ही, और सीट्रल का डेरिवेटिव्स है उसके भी पायलट बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये पूरी तरीके से हमको जल्द ही ऑपरेट करता दिखेगा। तो इसके कई फ़ायदे हैं इस पर्टिकुलर सब्सिडरी बनाने के। तो फर्स्ट जो है इनको 15% कॉरपोरेट टैक्स की एलिजिबिलिटी है टिल परपिचुटी, दहेज वाले जो अपने क्रिस्टल कंपनी जो सब्सिडरी है उसको। और इसकी जो लोकेशन भी है वो बहुत मतलब स्ट्रेटेजिकली इन्होंने चुनी है। हमें मालूम ही है आधे से ज़्यादा जो स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज है वो दहेज में ही सिचुएटेड है। तो यहाँ से इनको फिनॉल का जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजीली अप्लाई सप्लाई हो जाएगा। और कैपेसिटी जो एलिफेंट इन द रूम है, मतलब जो इनकी जो पहले कैपेसिटी थी वो 5346 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी थी। बट जो अकेला ये दहेज का प्लांट है वो 10,800 मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी का है। तो मतलब ये जैसे ही ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पूरी तरीके से वर्किंग हो जाएगा, कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 3x हो जाएगी जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। दहेज प्लांट की वजह से वो 3x हो जाएगी कैपेसिटी। और यही नहीं, जो कैपेसिटी एक्सपांशन होगा भी वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और जो हायर मार्जिन जो बिजनेस सेगमेंट्स है उनमें होगा। तो ये एक बेसिकली वन ऑफ द मतलब कह सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट रशनल है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और अगर एनुअल फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आपको दिखेगा कि एक थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला हमको FY25 में। और एबिटा मार्जिन्स में भी एक अच्छा हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हमको बेसिकली जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो बेसिकली पहले भी हमने बात की एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है, और जो टैरिफ से इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बिकॉज जो एक्सपोर्ट है वो 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू है और उसमें से 30% तो सिर्फ US से आता है। तो एक एक्सपोर्ट US पे थोड़ी हायर डिपेंडेंसी है कंपनी की, और जिसकी वजह से जो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी थी, जो टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे 50% का, वो उसकी वजह से हमको बहुत ख़राब नंबर्स आते दिखे थे। बट जैसे ही वो लेवाए हुआ मतलब जब 18% की जो न्यूज़ आई उसके बाद स्टॉक में भी एक एप्रिसिएशन हमको देखने को मिला। बट वो एप्रिसिएशन मतलब जो कॉज जो मेन
जो टैरिफ से जो कंपनी को नुकसान हो रहा था वो बहुत, जो डेंट पड़ा है वो ज़्यादा बड़ा था। तो बेसिकली बात करें तो टैरिफ का इतना भी असर नहीं हुआ। कंपनी ने कहा कि मतलब इनको क्लाइंट लॉस्ट एज सच नहीं हुआ। जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को पहले यूज़ करने का सोचा एज़ कम्पेयर टू न्यू ऑर्डर। और फिर कहा कि बट इस क्वार्टर में थोड़ा सा अपटेक आके आता दिखा था, मतलब 50% टैरिफ लगने के बाद भी मतलब जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं कंपनी के, उन्होंने स्विच नहीं किया, बट थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री वापस से बिल्ड करनी शुरू की। तो ये कस्टमर का स्टिकीनेस दिखाता है इस बिज़नेस को, जो कि वन ऑफ द मोट है कंपनी का। ठीक है। तो ये एक रीज़न था जो डिप आई है। और जो सेकंड रीज़न था कंपनी का, वो जीएसटी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो रीअलाइनमेंट रीअरेंजमेंट हुआ है। तो बेसिकली जो सिंथेटिक और जो नेचुरल जो से ये हैं अपने केमिस्ट्री, उन पर जो जीएसटी रेट है वो चेंज कर दिया गया है। अब जो सिंथेटिक जो सिंथेटिक के लिए 18% और नेचुरल के लिए 5%। कंपनी दोनों को केटर करती है, कंपनी दोनों सेगमेंट में है। बट उसकी वजह से भी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, और इसकी वजह से मतलब क्लाइंट्स ने थोड़ा हॉल्ट कर दिया था कि ये 5% और 18% का क्या मामला है, मतलब उनको थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह करने थे। बट अब उन्होंने कहा इस क्वार्टर में कि अब वो बहुत तरीके से सेट हो गए और अपने अलाइनमेंट कर लिए। क्लाइंट्स ने 5% और 18% के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो ये वन ऑफ द टू रीजंस थे जो मेनली, यही दोनों रीज़न थे जिसकी वजह से हमको एक क्वार्टरली में डिप आता दिखा है। और ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली इन जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें। बिकॉज स्टैंड अलोन पे अभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज जो रियलाइजेशन है Q2 में वो कम ही था कंपैरेटिवली। जो यूएस की सब्सिडरी, यूएस में जो क्लाइंट्स का जो इन्वेंट्री थी वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी, अब थोड़ा सा उन्होंने वापस से बिल्ड करना चालू किया है। और अगर बात करें जो एंड मार्केट एप्लीकेशंस की, तो हमने इससे पहले भी बात की, जो ओरल केयर हो गया और फूड एंड फ्लेवर्स इंडस्ट्री हो गई, एरोमा केमिकल्स और परफ्यूम्स वगैरह, और फार्मा एंड वेलनेस, ये इनकी एंड कस्टमर हैं। और अगर बात करें इनके फ्यूचर आउटलुक की, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि जो न्यू इन्होंने जो केपेक्स किया है और जो न्यू प्लांट इन्होंने कमेंस किया है दहेज में, तो वहाँ से हमको एक रेवेन्यू में अपटेक आता दिखेगा, ऐसा मानना है कंपनी का। और यहाँ पर जो रेवेन्यू टारगेट कंपनी ने रखा है वो है 1100 के आसपास का FY28 के लिए। तो इनसे जब पूछा गया कि हाउ विल वी हाउ विल दे अचीव दिस टारगेट फॉर FY28, तो कंपनी ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल का जो यूनिट है उस पे जो रैंपिंग अप होएगी, उसकी यूनिट में हमको अच्छे से इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता दिखेगा FY28 तक। तो वन ऑफ द रीज़न जो रेवेन्यू का अपटेक आएगा वो वहाँ से आएगा। और बिकॉज हम फोकस कर रहे हैं स्पेशलिटीज़ पे, तो मार्जिन एसेटिव है। और अल्सो वहाँ पे बहुत सारे इन्होंने ऑटोमेशन किए हुए हैं जिससे बहुत एफिशिएंसी इन्होंने बढ़ाई है। और जैसा कि हमने जाने ही कि ये एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस है, और जो EU के साथ ट्रेड डील हुई है और इवन जो US के साथ जो हमारी जो अभी डील हुई है, उससे भी कंपनी को अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो हम न्यू जोग्राफीज़ भी एक्सप्लोर करेंगे, और हमको जो डिपेंडेंसी है यूएस पे वो कम करनी है, और एक्सप्लोर करेंगे हम यूरोप की दूसरी मार्केट जो EU की जो ट्रेड डील हुई इसकी वजह से। तो ये सम ऑफ द रीज़न है और सम ऑफ द फैक्टर्स है जो कंपनी के रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको हेल्प करेंगे अचीव करने में। और अगर बात करें
और ऐसा उन्होंने कहा कि जो ये अभी जो नया जो उन्होंने प्लान डाला है उसमें वो फर्स्ट जो है वो कुछ ट्रेडर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही माल सप्लाई करेंगे। उसके बाद जब 2-3 साल होने के बाद बिग एंड जो कंज्यूमर्स आएंगे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, बाद में 2-3 साल जब पुराना हो जाएगा प्लांट तब वो आएंगी और तब वो बड़ी बड़ी वॉल्यूम में ऑर्डर्स देंगे, तब हमको उनका वॉल्यूम ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू दीज ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। और कंटिन्यूसली ये फोकस करेंगे आउटसाइड यूएस के, और जो मेनली इनका प्लान है वो यूरोप मार्केट में ही अपने आप को थोड़ा फैलाना है। और इन्होंने अपने जो कूलिंग जो इन्होंने कहा कि जो क्वार्टर 4 है वो बेस्ट क्वार्टर होता है नॉर्मली, और तो हमको एक अच्छा अपटेक देखने को मिल सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में। और इसका जो लार्ज पोर्शन है वो यूएस से ही मुझे लगता है जो इम्प्रूवमेंट आएगी, वो वन ऑफ द रीज़न यूएस ही होगा। और अगर बात करेंगे एबिडा मार्जिन की, तो एबिडा मार्जिन पे कंपनी का कहना है कि हम जो टारगेट कर रहे हैं FY28 के लिए वो है 16 to 18%। और जैसे कि वो जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा उसकी वजह से ये एबिडा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये कंपनी का कुछ गाइडेंस था। और जो कंपनी ने ये भी कहा है कि हम जो क्रिस्टल जो दहेज का जो प्लांट है वो ब्रेक इवन हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर तक, बट कैश ब्रेक इवन मतलब डेप्रिसिएशन को कंसिडर ना करें तब। तो जब 45% के आसपास यूटिलाइजेशन होगा तो ये क्रिस्टल जो दहेज वाला यूनिट है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बात की कि ये पायलट बैचेस में और जो दूसरी केमिस्ट्री है, तो कंपनी कह रही है कि हम FY27 के Q1 में बाय द एंड ऑफ Q1 FY27 हम सारे प्रोडक्ट्स को लाइव लाना चाहते हैं। और जो हमारा जो कैपेसिटी है वो 50 से 60% का यूटिलाइजेशन होना चाहिए बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY28। ठीक है, FY27 के फर्स्ट क्वार्टर में कह रहे हैं कि सब हमारी लाइव आ जाएगी, और FY28 के फर्स्ट क्वार्टर में कह रहे हैं कि हमारा 50 से 60% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और कंपनी का कहना है कि जैसे ही ये जो हमारा FY28 तक ये जो दहेज वाला प्लांट है ये अलोन 750 करोड़ से 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करना चाहिए, जो कि है 3x एट एसेट टर्न। क्योंकि देखा जाए तो 250 करोड़ के आसपास का इसमें टोटल एसेट्स है, तो उसका 750 से 800 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए जो दहेज वाला प्लांट है वो अलोन इन 2 to 3 years। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट इसको लेकर। तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। और देखा जाए तो कंपनी के पास मोड भी है बहुत ज़्यादा, मतलब कंपनी सही सही डिसीजंस भी ऐसा लग रहा है ले रही है, क्योंकि मार्जिन्स भी एक्सपांड होंगे और रेवेन्यू में भी हमको एक एक्सपांशन देखने को मिलेगा इवन। और जो कस्टमर है वो बहुत स्टिकी काइंड ऑफ नेचर है। और तो ये सम ऑफ द रीज़न है कि कंपनी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, बट एक वन ऑफ द मेजर रिस्क है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है। तो अगर हमको आगे चलकर फिर से कुछ टैरिफ्स या ऐसी कुछ बातें सामने आती, या हमको देखने को मिलता है कि वापस से यूएस ने अपने जो न्यू टैरिफ जो 18% का है वो वापस ले लिया, वो वापस से जो रशिया की वजह से हम हमारे ऊपर जो 25% का एक्स्ट्रा लगा था, अगर वो वापस लगता है तो इस कंपनी को फिर से हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस में आते हुए। बट कंपनी ने अभी वापस से मेजर लिया है कि अब वो दूसरी यूरोपियन मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारी जो यूएस की डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो देखते हैं कैसे ये प्ले आउट होती है। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट मैनेजमेंट के वॉक द टॉक पे भी डिपेंड करता है। अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, और देखते हैं अगर ये इसको अचीव कर पाते हैं तो ज़रूर एक हमको री रेटिंग देखने को मिल सकती है। बट ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना आप एनालिसिस खुद करें। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। अगर आगे भी इसका ट्रैकिंग जारी रखेंगे, देखते हैं कैसा कंपनी प्ले आउट कर पाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कुछ इमेजेस जो हमने यूज़ किए हैं उसके सोर्सेज हैं। और अगर आगे आपको कोई कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।